नमस्कार, आप देख रहे हैं हम बिहारी और आज के इस चर्चा में हमारे साथ विषय विशेषज्ञ जो जुड़े हैं उनका नाम है भारतेंदु जी। भारतेंदु कुमार के परिचय में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बिहार के मुजफ्फरपुर में जीनियस क्लासेस के माध्यम से नई पीढ़ी को इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए सींच रहे हैं और तमाम ऐसे छात्र हैं जो इनके संस्थान से पढ़ करके नीट की परीक्षा में अव्वल हुए हैं और अपने सपने को साकार कर रहे हैं। वही इंजीनियरिंग की सबसे प्रसिद्ध संस्थान आईआईटी में भी इनके यहाँ से पढ़े हुए बहुत सारे छात्र अभी हैं। तो आज इस चर्चा में भारतेंदु जी से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या वजह है जो बिहार से छात्रों का शैक्षणिक पलायन कोटा की तरफ होता है और किन चुनौतियों का सामना इन्हें करना पड़ता है बिहार में ऐसे प्लेटफॉर्म पे शैक्षणिक व्यवस्था को लेकर के। सबसे पहले आपका बेहद स्वागत है सर, हम बिहारी को समय देने के लिए। नमस्कार अभिषेक जी। हम बिहारी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे आज एक जगह दिया गया है और जो विषय है शैक्षणिक पलायन, तो पलायन जी लगभग शैक्षणिक ही नहीं, आप मानवीय पलायन भी कह सकते हैं, जो कि हमेशा या मजदूर तबका हो या कामगार हो या कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स हो, सबको बाहर जाना पड़ता है। तो एक ये कोटा में अलग क्या है, जैसे बच्चे यहाँ से ज्यादातर मेडिकल इंजीनियरिंग में 2017 में हमने शुरू किया था मुजफ्फरपुर में काम करना, कॉरपोरेट इंडस्ट्री को छोड़ करके। मैं पहले कॉरपोरेट में था, 7 साल मैंने कॉरपोरेट में काम किया और उसके बाद मैं एजुकेशन फील्ड में बिहार में मुजफ्फरपुर में स्टबल किया जीनियस क्लासेस को। तो उस समय तो लोग यहाँ आना नहीं चाहते। 2017 की भी बात है कि जब शिक्षकों को हम लोग कोटा से यहाँ लाने का प्रयास किए तो लोग आना नहीं चाहते थे। कुछ ना कुछ जो दर्द है लोगों को, जो माहौल पहले लोगों ने झेला है, हम लोग जब 12th में थे उस समय तक जो बिहार का परिदृश्य, कहीं ना कहीं ये वही परिदृश्य लोगों को आज भी डराता है। जो अच्छे शिक्षक हैं बिहार नहीं आना चाहते और जो लोग आए हैं वो मशक्कत करके यहाँ काम कर रहे हैं आज भी, क्योंकि कहीं ना कहीं अभिभावकों का सहयोग। जैसे बच्चा जब आपका कोटा जाता है, अभिषेक जी मान लीजिए कि आपका कोई कोई ना कोई जानने वाला कोटा गया होगा, जी जी बेशक। तो जी जैसे फेस्टिवल्स होते हैं तो मेजर फेस्टिवल्स में तो आप उनको बुला लेते हैं, या किसी भी मेजर जैसे शादी ब्याह के टाइम में आप उनको बुला लेते हैं। बट आप छोटे छोटे फंक्शंस में उनको नहीं बुलाते। लेकिन जब जी बच्चा बिहार में होता है, लोकल होता है, घर से पढ़ना चाहता है, तो कहीं ना कहीं हम अभिभावकों में भी कुछ कमी है कि बच्चों को हम लोग हर छोटे कार्यक्रम में इंगेज करते हैं। तो दिखता है कि कंसंट्रेट बच्चा यहाँ नहीं कर पाता है। जैसा कि मेरा ये 3 साल का एक्सपीरियंस है 2017 से 2020 के बीच में, तो बच्चे यहाँ कंसंट्रेट नहीं कर जी पा रहे हैं अपने पढ़ाई। एक मेजर रीजन है। वैसे रिजल्ट का परसेंटेज आप देखेंगे तो रिजल्ट का परसेंटेज ऐसा नहीं है कि जी कोटा में बहुत ज्यादा रिजल्ट का परसेंटेज है। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट आप काउंट करेंगे और कैटेगरी A+ और A वाले बच्चे ज्यादातर प्री प्लान होते हैं कि कोटा जाए। उस परिदृश्य में क्या है कि अगर वो कोटा चले जाते हैं तो एक क्रीम आपका चला गया। अब जो यहाँ लोग मेहनत करते हैं, वो क्रीम के बाद हम लोग मीडियोकर स्टूडेंट पे मेहनत करना शुरू करते हैं और हम उसमें से रिजल्ट देते हैं। मीडियोकर स्टूडेंट से हम लोग रिजल्ट देते हैं और जो क्रीम बच्चा पूरे भारत से कोटा और राजस्थान या दिल्ली के आसपास आ जाते हैं, उसमें बच्चे वहां मेहनत करते हैं। तो एक तो क्रीम और मीडियोकर का एक डिफरेंस हो जाता है। दूसरा, जी। पेरेंट्स हर छोटे एक्टिविटी में बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं, जो नहीं होना चाहिए। तो तो इसलिए बच्चा सर वहां आज का अलग जैसा हमारा माहौल। मुख्य विषय है जी जी कोटा में काबा। तो कोटा में काबा कहने का तात्पर्य सर ये है कि वो कैसी भिन्न व्यवस्था है कोटा के भीतर की बिहार में जैसे छात्रों और शिक्षकों दोनों का रुझान कोटा की तरफ है, कैसे बिहार देखिए कोटा को बिहार से अलग करता है। जी जी, कोटा में कावा, ये कावा जो वर्ड है अभी पॉलिटिकली बहुत ही हाईलाइट हुआ है। जी और इस ये जहां से शुरुआत हुआ है, तो थोड़ा सा मुझे, जब मैं व्यक्तिगत रूप से इस पे सोचता हूँ तो काफी दुख होता है। ठीक है कि हमारी बिहार की परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं है, मतलब हमारे परिवार में अगर हमारी परिस्थिति अच्छी नहीं होगी तो हम उसको अपने मोहल्ले और समाज में आकर के ये नहीं कहेंगे कि हमारे घर में आटा बा कि ना बा।
हमारे घर में चावल बा कि ना बा, गैस है कि नहीं है। तो इस तरह से जो ये गाना जी बनाया गया ना, कावा वर्ड जो इस्तेमाल हुआ है, जी तो जी ये थोड़ा सा मतलब अगर आप सेंटिमेंटली बिहार के लिए जब सोचेंगे ना, तो वो कहीं ना कहीं आपको जी हर्ट करता है ये वर्ड। शायद इसीलिए मैथिली ठाकुर ने इसका जी एक उत्तर भी दिया उन्होंने गाना के माध्यम विरोध से किया। भी। और जी हर एक शिक्षित जी और जो सोचने वाले लोग हैं, उनको इस गाना से ऐसा नहीं कि बहुत खुशी मिली। आप राजनीतिक विरोध करना है तो कीजिए। काबा अपने वर्ड चूंकि यूज किया है, तो थोड़ा सा मैं उस पर बोल रही, मतलब मुझे लगा कि जी इस जी बात को रखना चाहिए। जरूर 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 सर। तो आपको राजनीतिक विरोध करना है कीजिए, आप किसी व्यक्ति विशेष का विरोध करना है कीजिए, आपको माननीय मुख्यमंत्री का विरोध करना है कीजिए। परिवार में एक मुखिया होता है, और ये बिहार भी हमारा परिवार है, और उसके मुखिया नीतीश कुमार है। हमारे आपके परिवार में दादाजी और पापा में से कोई एक, हर एक परिवार में अलग अलग लोग मुखिया हैं। तो पारिवारिक जी जो चीजें हैं बिहार एक ये है। और इस पे हम कैसे काम करें, तो चुनावी माहौल में लोग इस तरह के गानों से, इस तरह के, इनको मैं यही मानूंगा कि अपने परिवार को भी समाज में आप कहिए कि इसको प्रदर्शित कर रहे हैं, और बुरे रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। अब आते हैं कि जी। कोटा में तो ऐसा क्या कहीं है ना कहीं से काबा। सर आप इस काबा वर्ड को नकारात्मक तौर पे देखते हैं, इस काबा वर्ड को बिहार के परिप्रेक्ष्य में। हाँ बिल्कुल, जिस 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 जगह से ये काबा वर्ड उठाया जा रहा है, वहां मैं इसको नकारात्मक देखता हूँ। क्योंकि अगर हम बिहार में आए हैं, मैं भी तो उसका काउंटर लगभग जिस 7 साल प्रकार से दिल्ली में। एनडीए ने सर, जी, जिस प्रकार से सर एनडीए ने उसका काउंटर किया कि ईबा, तो ईबा में हम कह सकते हैं कि बिहार में जीनियस क्लासेस जैसी क्लासेस भी हैं, जो उससे हाँ बिहार वही में व्यवस्था देखिए, यहाँ पे हमने जी। हम देखिए, अगर हम सुपर कॉरपोरेट 30 है ज्वाइन तमाम करके, ऐसे। जी 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 दिल्ली से यहाँ नहीं आए होते, तो हम व्यवस्था जी नहीं दे पाएंगे। आखिर लोग बाहर चले गए हैं, यहीं के लोग पूरे भारत में, पूरे विश्व में जगह जगह जाकर के व्यवसाय भी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ये ठीक है माहौल। 2000 जब ये नीतीश की गवर्नमेंट आई, माननीय मुख्यमंत्री की गवर्नमेंट आई, तो यहाँ कुछ माहौल बना, लोग काम करने के लिए वापस आना चाहिए। तो ठीक है, चुनावी एक है कि अब हर किसी से, हमारी हर एक आदमी का अलग अलग अपेक्षा है, अपनी इच्छाएं हैं कि ऐसा होना चाहिए बिहार। तो ठीक है, उसको बदलने में समय लगेगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि चुनाव में हम किसी को साबित करने के लिए कि आपने काम नहीं किया है, और अपने परिवार को, अपने बिहार को इस तरह से समाज में रखें। जी। हेलो। सर एक चीज आपसे जानना चाहूंगा। जैसा आपने जी बताया कि पारिवारिक गतिविधियों में बच्चे उलझ जाते हैं, जिस कारण उनका कंसंट्रेशन उस तरीके से नहीं हो पाता है जैसा वो कोटा जैसे जगह पर रहकर कंसंट्रेट ज्यादा बेहतर करते हैं। तो जी ये तो सर आपकी बात को हम छात्रों के परिप्रेक्ष्य में समझ सकते हैं, लेकिन एक बड़ा जी तबका है शिक्षकों का भी, जो कमाने के लिए रोजी रोजगार के तलाश में कोटा के कोचिंग में दिन रात मेहनत करके पैसे रुपए कमा रहा है, जो अपने परिवार माँ बाप बिल्कुल घर बिल्कुल द्वार से दूर है, घर द्वार से बिल्कुल दूर है। तो ऐसे बिल्कुल। शिक्षकों के साथ बिहार के भीतर क्या समस्याएं हैं कि उन्हें कोटा का रुख करना पड़ता है और वहां देखिए के कोचिंग संस्थानों का रुख करना पड़ता देखिए आप जनरल भाषा में अगर हम बात करें, तो रॉ मटेरियल जब होगा, तभी तो कोई चीज बनाया जा सकता है। है? सपोज जी कि आप एक लोहे की फैक्ट्री डालना चाहते हैं, छड़ की फैक्ट्री डालना चाहते हैं, सीमेंट की फैक्ट्री डालना चाहते हैं, तो रॉ मटेरियल जहां इजी होता है आप वहां मूव कर जाते हैं और वहां फैक्ट्री डाल लेते हैं। अब क्या है कि हमारा जो रॉ मटेरियल है, हमारा जो बिहार का रॉ मटेरियल है, जो कि 10वीं पास करने वाले छात्र छात्राएं हैं, ये कोटा चले जाते हैं। जी तो कहीं जब ये कोटा चले गए, तो शिक्षकों को जाना पड़ता है। शिक्षक भी बिहार के हैं। आप अगर वहां अभिषेक जी वर्कआउट कीजिएगा, तो मास लेवल, मास नंबर ऑफ टीचर्स बिहार के हैं, और जी सर। बच्चे भी बिहार के हैं। तो एक प्रयास हमारा है मुजफ्फरपुर में इस फील्ड में, विशेषकर कोचिंग इंडस्ट्री में आने का, कोचिंग खोलने का। यहाँ पे मैं कॉर्पोरेट में वर्किंग था, एजुकेशन सेक्टर में मैं ट्रेनर था, बिहार एंड नॉर्थ ईस्ट में रीजन देखता था। लेकिन इस इंडस्ट्री जी में, इस फील्ड में आने का एकमात्र मेरा उद्देश्य था कि मैं जो बच्चे कोटा जा रहे हैं इनको रोकूं। कहीं ना कहीं हम सौ दो सर सौ इस बच्चे हम विडंबना रोक को, इस पाए। त्रासदी को सर, इस त्रासदी और विडंबना को समझना चाहूंगा आपसे कि यही के छात्र, बिहार के ही छात्र कोटा में पढ़ने जाते हैं, बिहार के ही शिक्षक जैसा आप बता रहे हैं ज्यादातर अधिक कोटा में पढ़ा रहे हैं, छात्र भी यहाँ के हैं, शिक्षक भी यहाँ के हैं। तो वो क्या अभाव है कि दोनों का ही पलायन सर बिहार से हो रहा है, या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की देखिए कमी है, हम सरकार के महत्वाकांक्षा की कमी, कमी कहाँ है सर?
देखिए कहीं ना कहीं ये आज शुरू नहीं हुआ है, कोटा पलायन आज शुरू नहीं हुआ है। कोटा पलायन एक मतलब दशक पहले शुरू हुआ, आज से 15 साल 20 साल पहले ये चीजें शुरू हुई थी, जब बच्चे कोटा जाना शुरू कर दिए थे। तो जब आप देखेंगे अभिषेक जी कि उस समय हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कतें थी, शिक्षक 200-400 स्टूडेंट का बैच नहीं पढ़ा पाते थे बिहार के अंदर। वो माहौल था कि लोग वहां शिफ्ट हुए, लेकिन जैसे जैसे माहौल बदला है उस मात्रा में लोग वापस नहीं आ रहे हैं। तो एक डर हो जाता है ना, वो कहते हैं मतलब ग्रामीण परिवेश में एक कहावत है, दूध से जली हुई बिल्ली छाछ भी फूंक के पीती। जी तो जब गर्म दूध से उसका मुंह जल जाता है तो आप छाछ भी दीजिएगा, ठंडा भी होगा, तभी वो मुंह जल्दी नहीं लगाती है। तो एक जो माहौल हमने फेस किया था बिहार के अंदर, तो उससे लोग जो भयभीत हुए। आप इतिहास में जब जाइएगा तो पटना में सैकड़ों घटनाएं हुई हैं जो शिक्षकों के साथ हुई है। और ऐसा नहीं कि इधर नहीं हुआ, इधर इस तरफ भी, इस मतलब आज से 2 साल 4 साल पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई है। तो जो सुरक्षित माहौल नहीं मिल पा रहा है लोगों को, शायद इसलिए लोग उस वक्त पलायन किए थे। अब कुछ लोग अगर आ भी जा रहे हैं तो पुराना जो चूंकि इतिहास रहा है कि कोटा से रिजल्ट होता है, तो लोग उस रिजल्ट की चाहत में जाते हैं। और लोग रिजल्ट तो परसेंटेज कम लेके आते हैं। आप देखिएगा कि लोग वहां से हाइपर टेंशन, बच्चे वहां से मानसिक रूप से बीमार हो जा रहे हैं, सुसाइडल अटेम्प्ट बढ़ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कोटा में अब ऐसा कुछ नहीं है जो बिहार में नहीं है। आप एक समझो कि आपको अगर रॉ मटेरियल चाहिए होता है, आप इंडस्ट्री डालोगे, तो रॉ मटेरियल अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप रॉ मटेरियल वाली जगह पे जाके इंडस्ट्री डालते हो ना। जी जी हेलो। बेशक। जी 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 सर, सुन रहा अभिषेक हूँ। जी। जी तो जैसे जी जब आप रॉ मटेरियल वाले जगह पे जाके कंपनियां फैक्ट्रियां डाल रही हैं, तो अगर आप जी कोचिंग को इंडस्ट्री मान लेते हैं 1 मिनट, तो क्या हम अगर जी बच्चे को बाहर नहीं भेजेंगे तो ये सारी कोचिंग इंडस्ट्री बिहार नहीं आएंगी। जी। इसके लिए हम अराजकता अभिभावकों जिस को, जिस जिस हम बिहार अराजकता के की लोगों बात को कर रहे हैं यूनाइट सर करना आप, पड़ेगा। जिस जिस जी अराजकता की बात, जिस अराजक माहौल की बात कर रहे हैं, ये इस अराजक माहौल में बीते कुछ सालों में कितना सुधार देखने को मिला है, या फिर स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है कोचिंग संस्थान मालिकों के लिए, या फिर जो सात छात्र घर से देखिए, निकल करके बाहर पढ़ते हैं उनके लिए? वर्तमान परिस्थिति में तो 6 महीने से कोचिंग संस्थान पूर्ण रूपेण से पूरे देश में अफेक्टेड है। बट इससे पहले जी बात कीजिएगा तो जो माहौल था वो बदला है, लेकिन जितना बदलना चाहिए आज भी नहीं बदला है, जितना बदलना चाहिए। और इस बदलाव, बिहार में बदलाव की जरूरत 15 साल पहले आई थी। लोगों ने बदलाव किया, लोग आए, काम भी हुआ। कहीं ना कहीं हम लोग भी बाहर थे तो वापस आए, लोग और भी वापस आए हैं, हर एक इंडस्ट्री में लोग आए हैं। लेकिन वो जो रेशियो बढ़ना चाहिए ना 15 साल के बाद, वो कहीं ना कहीं नहीं बढ़ा। अब लोगों को कुछ और उम्मीदें हैं, क्योंकि अब आप उस स्ट्रीम लाइन पे आ गए हैं, आपका राज्य उस स्ट्रीम लाइन पे आ गया है कि जहां लोग बाहर से आके कुछ कुछ व्यवसाय, कुछ इंडस्ट्री डाल रहे हैं। तो यहाँ सड़कें तो हो गई हैं, नो डाउट आपके नेशनल हाईवेज कहीं कहीं खराब है, बाकी नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज की हालत अच्छी है। लोग काम कर पा रहे हैं, लोग 20-25 किलोमीटर आसानी से ट्रैवल कर पा रहे हैं। लेकिन जो डर है ना, उसमें कहीं ना कहीं और सुधार की जरूरत है। और ये सुधार अब होगा, बच्चे जी भी जी आएंगे। और ये हमारी चर्चा सुधार के सिर्फ सरकार से ही नहीं होगा, जी इस सुधार के लिए हम लोगों को भी मेहनत करनी पड़ेगी। जनता अगर मेहनत करती है ना, अगर किसी भी चीज में, तो ज्यादा सरकार को मदद मिलेगी। सरकार किनका भी बने, किसी पार्टी का सरकार बने, जब हम लोग जागरूक होंगे तो जरूर हमारा बिहार बदलेगा। और हम लोग अगर ये कोटा के दावा जी करके जी पैर जी जी खींचेंगे अपने बिहार का, जी, तो वो हाँ, कहीं ना तो कहीं से बिहार की हमें नकारात्मक छवि को देश में लेकर के जाएगा, मतलब ताकि ये और उसका वही ही बात हो नुकसान गई बिहार को है उठाना भी कि, पड़ा है। जी बिल्कुल नहीं नहीं, ये वही बात हो गई कि आप अपने ही परिवार का मतलब सबसे जो मतलब बुरा बुरा पार्ट है, सपोज आपके घर में एक शीशा टूटा हुआ है, आपके बिल्डिंग, आप जिस रूम में सोते हैं, तो आप उस शीशा को ही दिखा रहे हैं, ये शीशा टूटा हुआ है। आपके घर में नीचे फ्लोरिंग में मार्बल लगा हुआ है, उसको आप नहीं दिखा रहे। तो जो अच्छी चीजें हैं, हमेशा चुनाव की गतिविधि में हम इतना नहीं खो जाना चाहिए हमें, कि अच्छी चीजों को छोड़ करके हम अपनी बुरी चीजों को प्रदर्शित करने लगे। जिस प्रकार से आप कह रहे हैं, ठीक इसी बातों से हम बिहारी भी अपना वास्ता रखता है। हम बिहारी के माध्यम से भी हम हमेशा प्रयास हमारा होता है कि हम बिहारी स्वाभिमान
बिहारी अस्मिता की बात राष्ट्रीय पलक पर लेकर के जाए और बिहार की एक अच्छी पहचान विश्व के सामने रख सके, जिसकी बात आप कर रहे हैं। आज के चर्चा के दूसरे भाग में कोटा में काबा पर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका साधुवाद। चर्चा इस विषय का प्रथम भाग जो सर था, इस प्रथम भाग में था कि बिहार से शैक्षणिक पलायन। तो इस शैक्षणिक पलायन में एक सवाल आपसे मैं जानना चाहूंगा कि उच्च शिक्षा को लेकर के बिहार से शैक्षणिक पलायन बेहद अधिक है। इंजीनियरिंग और तमाम वोकेशनल कॉलेज, वोकेशनल शिक्षा के लिए तमाम छात्रों को बिहार से पलायन करना पड़ता है। मैं खुद बिहार का रहने वाला हूँ, मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूँ, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए यूजी पीजी के लिए मुझे दिल्ली जाना पड़ा और बिहार से बाहर का रुख करना पड़ा। ऐसी बड़ी संख्या है जो बिहार से बाहर जाकर के अपनी शिक्षा को पूरा करती है। तो उच्च शिक्षा में जो बिहार बीते कुछ सालों में और शुरुआती दौर से ही कहें कि बहुत पिछड़ा रहा है, तो इसका कारण दोषी आप किसे मानते हैं और भविष्य में इसमें सुधार के क्या आसार आपको दिखते हैं? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि 15 साल पहले एक बदलाव किया गया था और उस बदलाव के बाद बिहार में चीजें बदली। तो उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य, अगर सरकारी स्वास्थ्य की व्यवस्था आप देखेंगे तो यहाँ अभी एक मेजर, जैसे सड़कों में परिवर्तन हुआ है ना, उस तरह से परिवर्तन की जरूरत है। उच्च शिक्षा में हम लोगों को बाहर जाना इसलिए पड़ता है क्योंकि हमारे यहाँ उस तरह का माहौल नहीं था पहले, जिसको डेवलप करने का प्रयास किया गया। अब इंजीनियरिंग की बात कीजिएगा तो अब आईआईटी भी बिहार के अंदर है। आप खंड 8 या 9 में स्टेबल हुआ है तो आईआईटी भी बिहार के अंदर अब काम करना शुरू कर दी है और इस तरह की तमाम इंस्टीट्यूट्स आई हैं। अभी लोग क्या है ना कि बिहार के पटल पे नहीं, अभी लोग ये देखते हैं एम्स दरभंगा क्यों चला गया। अब मतलब वहां नहीं जाइए आप, हमें जाने की जरूरत है कि हमारे बिहार के अंदर एक एम्स नहीं, दो चार और मेडिकल कॉलेजेस आ जाएं। तो कहीं ना कहीं किसी की कोई चीज कहीं चला जाता है तो हम जहाँ जो अच्छा पार्ट है, जैसे एम्स मान लीजिए हमारे अभी आ गया, हमारे यहाँ दरभंगा में काम चल रहा है, मेडिकल कॉलेज ऑलरेडी मुजफ्फरपुर में पहले से कार्यरत है और यहाँ पे कैंसर इंस्टीट्यूट वगैरह भी बनाया जा रहा है। तो डेवलपमेंट फेज में हम हैं, लेकिन हमारा गति बहुत स्लो है, स्पीड बहुत स्लो है। इसको फास्ट करने की सरकार जिस पार्टी की भी बनती है उनको सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत होगी स्वास्थ्य और शिक्षा पे, और जनता को भी जरूरत है स्वास्थ्य और शिक्षा पे काम करने तो की। क्या मेरे कारण हिसाब समझते हैं से भारतेंदु जी, आप क्या कारण समझते हैं कि उच्च शिक्षा के लिए छात्रों का यहाँ से पलायन अधिक हो रहा है? कहीं ना कहीं हमारे पास संस्थान नहीं थे। आप आज हमारे यहाँ बिहार में अभी जी एम्स आने की बात हुई है, पटना में एक है और एक दरभंगा में आने की बात हुई है, लेकिन जी अगर आप बिहार को जब जी 4 भागों में बांटेंगे तो 4 एम्स की जरूरत है। 4 यहाँ आईआईटी नहीं तो एक एनआईटी और एक एनआईटी, एक आईआईटी और अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजों की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं संस्थान की कमी है हमारे आबादी के अनुसार। हमारी जो आबादी है उस अनुसार हमारे यहाँ संस्थान की अगर कमी है तो उसको सरकार को रैपिडली, मतलब वो बोलते हैं ना कि मेट्रो के स्पीड से डेवलप करना चाहिए, बहुत तेजी से यहाँ पे संस्थान। और अगर आप माहौल अच्छा देंगे तो संस्थान आएंगे, निजी संस्थान भी आएंगे, और ज्यादातर बच्चे निजी संस्थान में भी जाकर के शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको जी स्ट्रीम लाइन वर्तमान ओपन होना पड़ेगा। और जी हमारा वर्तमान में जो जो संस्था है फ्लड जी 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 फ्लड एरिया भी अपनी बहुत बात सारा पूरा है कीजिए। अफेक्टेड, जी वहां हम नहीं डेवलप कर पाएंगे, कर पा रहे हैं। तो उसके लिए नदियों का भी एक कहीं ना कहीं जल संचय का भी हमें पूर्ण रूप से व्यवस्था करना होगा बिहार में, ताकि नदियों का जब हम जल संचय अच्छे से कर पाएंगे तो हमारे पास लैंड अवेलेबल होगा यहाँ इंस्टीट्यूट्स और डेवलप करने के लिए, और तभी शैक्षणिक प्लान यहाँ से उच्च शिक्षा के लिए रुक सकता सर, उच्च शिक्षा की बात हम कर रहे हैं तो उच्च शिक्षा में उत्तर बिहार के आप खुद रहने वाले हैं, आपने भी उत्तर बिहार के दो बड़े विश्वविद्यालयों को, चाहे हम बिहार विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की बात करें या फिर हम मिथिला विश्वविद्यालय की बात करें, कहीं ना कहीं दोनों जगह रेगुलर क्लास नहीं होती है, शिक्षा में गुणवत्ता नहीं है और कहीं ना कहीं एक कोरम पूरा किया जा रहा है उच्च शिक्षा के नाम पर। तो ये भी है। देखिए कहीं ना कहीं देखिए, से सर हाँ कारण है हाँ, या बाधा है? अभिषेक जी देखिए, जी अभिषेक जी देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा जो दोषी है वो हम जी मतलब कहने का मतलब है जनता है। जनता कैसे दोषी जी है कि हमारे यहाँ विश्वविद्यालय है, वहां समय से अगर मान लीजिए हमारा बच्चा क्लास पार्ट 1 में पढ़ता है, उसका पार्ट 1 में एग्जाम टाइम पे नहीं होता है, वो बच्चा कॉलेज जाता है, यूनिवर्सिटी जाता है, घूम के आता है, जाता है, घूम के आता है, कभी हम यूनाइट होकर के अपनी आवाज नहीं उठाते हैं। बच्चे यूनाइट होकर के थोड़ा बहुत हंगामा करते हैं, बट जनता यूनाइट होकर के आवाज नहीं उठाती।
तो एक स्ट्रक्चर जब आप देखिएगा अभिषेक जी बहुत नजदीक से, राजनीतिक विरोध अलग बात है, बट जब आप देखिएगा तो हर एक पंचायत में या दो पंचायत पे हाई स्कूल है, आपको देखिएगा कि आप मिडिल स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि यहाँ फंड नहीं आता है, यहाँ पैसे आते हैं, यहाँ लोग हैं, हमारे ही लोग जो सरकारी नौकरी में सर चले जाते हैं, उनको काम करने में तकलीफ है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में कहीं ना कहीं सुधार हुआ है, इस बात से मैं खुद नहीं सहमत नहीं, हूँ, आप लेकिन वहीं से, लेकिन अभी गड़बड़ी उच्चतर वहीं से है। शिक्षा कहीं ना कहीं सर दिन प्रतिदिन गर्त में जा रहा है सर, उच्च शिक्षा व्यवस्था देखिए की अगर बात अभिषेक जी, करें। यूनिवर्सिटी के अंदर भी जी लोग काम कर रहे हैं। आपको एक जी सर्टिफिकेट निकालना होगा अभिषेक जी को बिहार यूनिवर्सिटी से, तो जी 5 दिन जाना पड़ेगा। एक पीएचडी जी करना होगा तो सालों साल आपको वहां गाइड के आगे पीछे घूमना पड़ेगा। तो ये जी जो व्यवस्था हमने खुद अव्यवस्थित उत्पन्न किया है, वो जी कोई विदेश से तो कोई आया नहीं है। ऐसा तो है नहीं कोई जी विदेश से हमारे यहाँ नौकरी करने आया है। वो गाइड, जी वो किरानी, वो प्रोफेसर, वो सारे कर्मचारी विश्वविद्यालय के अंदर हमारे बिहार से हैं, हमारे आपके घर के आसपास के हैं। तो कहीं ना कहीं अगर वो अव्यवस्था उत्पन्न कर रहे हैं तो ये उनका देन। और एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार यहाँ लचर सी दिखती है कि आप अपने कर्मचारियों को क्यों नहीं सुधार पा रहे। ये बहुत ही दुखद स्थिति है। मैं अभी एक पीएचडी स्टूडेंट से मिला था, वो शायद मैथ्स या इकोनॉमिक्स से पीएचडी कर रहे थे। वो 2 साल से घूम रहे हैं गाइड। मतलब मैंने उनका उनका एक निजी चर्चा मैंने देखा कि वो उन्होंने खर्च किया है पैसे गाइड के पीछे, खाना पे, उनका बोर्ड जी उठा के बनवाने पे। अब जी एक बंदा पीएचडी कर रहा है, पीएचडी करने वाले बंदा से अगर आप बोर्ड उठवा रहे हो तो आप जी शिक्षा बिल्कुल व्यवस्था को गर्त में ले जा रहे हो। तो जी कहीं ना कहीं जो सरकारी सिस्टम में लोग काम कर रहे हैं उनको सुधरना होगा। नहीं सुधरेंगे तो जो आप ये निजीकरण निजीकरण हम देखते आए हैं, ये इसलिए नहीं हो रहा है कि सरकार को इसको करने की जरूरत है। जब आप काम नहीं करेंगे तो निजीकरण होगा। आज बिहार यूनिवर्सिटी पीएचडी के की जो सर, इस प्रकार से सर आप उच्च शिक्षा में पीएचडी की बात कर रहे थे, तो ये बहुत ही चर्चा का विषय है कि सर झोला ढोने वाले छात्रों का ही एडमिशन हो पाता है। एक तो पीएचडी की व्यवस्थाएं बहुत सारे विश्वविद्यालय में, बिहार विश्वविद्यालय में है भी नहीं, और जहां ये व्यवस्थाएं दी जा रही है वहां प्रोफेसर कहीं ना कहीं पक्षपात करते हैं, पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं, और कहीं ना कहीं बिल्कुल इससे बिल्कुल, वो इसको हम ही भ्रष्टाचार, व्यापक सुधारेंगे ना। भ्रष्टाचार वहां व्यापक भ्रष्टाचार देखने इसको को मिलेगा सर। अगर जनता आवाज उठाएगी, जनता आवाज उठाएगी तो सरकार जी को ना चाहते हुए भी अपने कर्मचारियों पे कार्रवाई करनी, जी लेकिन सिर्फ सर छात्र आवाज सरकारी उठाएंगे तो शिक्षक, जी जी, मैं अब अपने सवाल के अगले भाग में आता हूं सर, कि सरकारी शिक्षा की इतर भी जिस तरह से अन्य राज्यों में और महानगरों में प्राइवेट शिक्षा व्यवस्था बहाल हुई है, डिम्ड विश्वविद्यालय खुले हैं, इसके अलावा शिक्षा में इन्वेस्ट करने वाले उद्योगपति सामने निकल कर आए हैं। ऐसे उद्योगपति बिहार आने से और बिहार में इन्वेस्ट करने से कहीं ना कहीं अभी भी कतरा रहे हैं, क्योंकि अगर डीम्ड यूनिवर्सिटीज की बात करी जाए तो बिहार में इसकी संख्या बेहद कम है अन्य राज्यों के तुलना में। वही हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड में भी लगातार अन्य अन्य जगह के डीम्ड यूनिवर्सिटी आ रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो बिहार में आखिर क्या कारण है कि शिक्षा में इन्वेस्ट करने वाले उद्योगपति भी दरकिनार कर रहे हैं इस राज्य को? देखिए एक तो पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि यहाँ जो माहौल जी था, यहाँ जो अराजकता का माहौल था, कहीं ना कहीं मानसिक पटल पे लोगों के वो एक छाप अभी तक पूर्ण रूपेण गया नहीं है, और माहौल भी पूर्ण जी रूपेण अभी नहीं सुधरा है। कहीं ना कहीं वहां सुधार जी की जरूरत है। दूसरा, भौगोलिक संरचना में जो बाढ़, फ्लड, उत्तर बिहार जो फ्लड से अफेक्टेड होता है, तो जल संरक्षण की जरूरत है। यहाँ पे नदियों को कैसे व्यवस्थित किया जाए ताकि पानी को हम लोग सही से यूटिलाइज कर सके। अब देखिए, जैसे हमें इस पे भी ध्यान दे सकते हैं हम कि जैसे फ्लड आता है उसमें हम डैम्स बना सकते हैं बिहार में, उत्तर बिहार के अंदर हम इलेक्ट्रिक बहुत ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं उस जल को संचय करके। लेकिन हमें उस फील्ड पे हमारी सरकार को काम करने की जरूरत है। जब आप दोनों चीज कर लेंगे, आप जैसे ही जल का संचय कर लेंगे तो बाढ़ नहीं आएगी, तो यूनिवर्सिटीज भी आएगी। अभी आपका फ्लडेड लैंड ज्यादा है उत्तर उत्तर बिहार के अंदर, और कहीं ना कहीं दक्षिण बिहार में थोड़ा बहुत लोग अपलिफ्ट हुए हैं, लेकिन इस चीजों में, इंडस्ट्रीज में यूनिवर्सिटीज आएंगी। लेकिन उत्तर बिहार में तब तक हमारा डेवलपमेंट नहीं होगा जब तक हम लोग जल संचय पे सरकार काम नहीं करेगी। तो यहाँ एक सुव्यवस्थित सरकार की भी जी जरूरत है, जो जी भौगोलिक संरचना पे भी वर्कआउट करे। जहां हमारी जैसी भौगोलिक परिस्थिति है उस पे थोड़ा सा वर्कआउट करके, उस परिस्थिति, होता है ना कि आप आपदा को उसको बोलते हैं, आपदा को आप अवसर में बदलना, मोदी जी की भाषा में। अवसर में बदलना। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक जी,
तो बिहार की जो ये आपदा है ना, इसको जब आप जी अवसर में बदल लेंगे तो जी बिहार बदल। जी। अब चर्चा को अपने अंतिम ओर पे ले जाने वक्त हम आपसे जानना चाहेंगे सर कि आप बिहार में जो बच्चों को इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए सींच रहे हैं, ऐसे में आपको कितनी सफलता अभी तक मिली है और आप अपने इस संस्थान के भविष्य को कैसे देखते हैं बिहार में? देखिए, बिहार में हमने 2017 में स्ट्रगल किया, 2020 में 207 रैंक आईआईटी के अंदर हमने दिया है, 207 रैंक मुजफ्फरपुर में बच्चा पढ़ के लेके आया है। और मतलब जी, मुजफ्फरपुर में सर हमारे यहाँ से। डे टू डे स्कूल जाकर के रेगुलर डे टू डे और या हॉस्टल की व्यवस्था दे करके? देखिए, हमारे यहाँ क्या है ना कि दोनों व्यवस्था है। और बच्चे +2 में तो उनको स्कूल तो जाना ही है, स्कूल के बाद वो शाम में ट्यूशन वगैरह लेते हैं। और जिनको तैयारी करना है उनको विशेष मेहनत करना पड़ता है, मतलब 4 घंटे स्कूल, 5 घंटे स्कूल के बाद उनको 6 to 8 आवर्स हमारे टीचर्स जो एक्सपर्ट्स आईआईटियंस है उनके साथ वर्कआउट करना पड़ता है। और तब जा करके जो बच्चा 9 से वो हमारे यहाँ पढ़ रहा था, जो 207 रैंक लेके आया है। पहले के तो टर्म कहीं में ना क्या कहीं था कि हमारे पास परिवार के समय साथ रहता रह था। करके भी परिणाम ला रहे हैं बच्चे सर, परिवार के साथ बिल्कुल, रह करके भी 207 परिणाम इस ला रहे हैं। साल इस साल इस साल हम लोग 5 बच्चे, 4 से 5 बच्चे आईआईटी जाएंगे। और वो परिवार के साथ रह के आए हैं, लेकिन अभिभावकों का सहयोग रहा। अभिभावकों का सहयोग, जब मैंने पहले कहा है कि जैसे बच्चों को की उपलब्धता हम लोगों को चाहिए, उस तरह से उन्होंने दिया है। और जो अभिभावक नहीं दे पाते हैं, और कहीं ना कहीं बच्चों में भी थोड़ा सा है कि उनको नजर पे से देखना पड़ता है। जैसे बच्चा आपका है, आप कोचिंग गया नहीं गया, इन चीजों पे अगर आप ध्यान देंगे, बच्चा अगर समय से कोचिंग जाएगा, संस्थान जाएगा, उसको क्या वर्कआउट दिया गया है, क्या होमवर्क दिया गया है, थोड़ा दिन अगर आप मॉनिटरिंग कर लेंगे, वो स्ट्रीम लाइन पे चला जाएगा। विशेषकर वर्ग 8 से, क्लास 8 से बच्चों पे विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। क्लास 8 से अगर आप 11 तक उसको स्ट्रीमलाइन कर लेते हैं, वर्कआउट करने के लिए टीचर्स जो वर्कआउट देते हैं उसको बनाने के लिए, क्वेश्चंस बनाने के लिए अगर डेली आप पूछते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप विषय के ज्ञाता हो, इसकी कोई जरूरत नहीं, लेकिन आप ये पूछते हैं कि आज आपको एसएसटी में क्या काम मिला, साइंस में क्या काम मिला, मैथ्स में क्या काम मिला, तो बच्चा आपसे स्ट्रीमलाइन होगा। वो एक कहावत है ना कि हाथी के बच्चे को बचपन से एक जंजीर से बांधा जाता है, वो दीवार गिरा सकता है, पेड़ गिरा सकता है, पर वो जंजीर नहीं तोड़ पाता। तो जो पेरेंट्स से दर्शक अभी बच्चों जुड़े का हैं एक हमसे, दूसरे का उनसे लगाव। बताएं सर कि इस बार आपके शिक्षक संस्थान को, शिक्षा संस्थान को कितनी सफलता मिली है मेडिकल और इंजीनियरिंग के एंट्रेंस परीक्षाओं में? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि इस बार हमारे 7 से 8 स्टूडेंट आईआईटी और एनआईटी में जाएंगे, जो 207 जी है। फिर एक बच्चा है जिसको आईआईटी बीएचयू मिला है, एक को आईआईटी पटना मिला है। और मेडिकल के अंदर जो हमारा अभी इस साल 610 के आसपास हाईएस्ट स्कोर किया है, तो एमबीबीएस 2 बच्चों को मिलेगा और 2-3 बच्चों को डेंटल मिलेगा कहीं ना कहीं। क्योंकि जी देखिए, मेडिकल लाइन में क्या है कि मेडिकल के अंदर सीटें कम है, बच्चों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। आप देखिए कि 720 में 720 टॉपर का रैंक है, नंबर है। तो 720 में 720 लाने की बच्चों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। तो स्पेशली मेडिकल में रिजल्ट उन बच्चों का अभी मुजफ्फरपुर के परिदृश्य में हो रहा है जो प्रॉपर है, मतलब पिछले साल 12 दिए हैं, एक साल फिर तैयारी करके देते हैं, तो उनका रिजल्ट हो जा रहा है। और आईआईटी में अपियरिंग बच्चा भी हमारा इस बार आईआईटी ले रहा है। और अगले साल भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि 200 से 300 के अंदर रैंक मुजफ्फरपुर से। सर, बिहार को भारत का दोबारा बौद्धिक राजधानी बनाने में कितना समय लग जाएगा वर्तमान सरकार को देखते हुए, और कैसे बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर जैसे, भागलपुर जैसे शहरों में दोबारा से कोचिंग हब स्थापित हो, इस दिशा में किस प्रकार काम करने की जरूरत है? अपना मार्गदर्शन दें। देखिए, अभी ये कोरोना का टाइम था, थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे अभी अभी से अगर हम सुधार कर लें अपने में। मैंने आपको कहा कि कच्चा मटेरियल आप नहीं दीजिएगा तो कोई कोई भी इंडस्ट्री बाहर नहीं लग सकती। आप जब कच्चा, आप विद्यार्थी भेजना बंद कर देंगे, आप स्टूडेंट को, अपने बच्चों को कोटा भेजना बंद कर देंगे, वो सारी संस्थानें चल के बिहार है। ऐसा नहीं कि सर, मैं जहां तक इस मेरा संस्थान अनुभव में है हूँ। सर, मुझे नहीं लगता कि कोई भी अभिभावक चाहता होगा कि वो अपने 15-16 साल के बच्चे को, ज्यादातर अमूमन बच्चे मैट्रिक के बाद 15-16 साल की उम्र में ही होते हैं, 15-16 साल के वो बच्चों को माहौल यहाँ से माहौल से 1000 किलोमीटर प्रेरित दूर किया। राजस्थान भेजे, कोटा भेजे, या फिर देश के अन्य कोने में भेजे। कहीं ना कहीं सर मन में सर वो पीड़ा के साथ ही वो अपने बच्चे को देखिए, घर से रिजल्ट बाहर भेजता होगा। वो मतलब रिजल्ट की चाहत होती है अभिभावकों के जी अंदर। और जो हमने जी। यहाँ से भी दिया है, जिन अभिभावकों ने वो हम पे रिजल्ट की भरोसा चाहत तो किया यहाँ है, से भी पूरी हो रही है। जी यहाँ से भी पूरी हो रही है। लेकिन अभी तक जी मतलब बहुत सारी संस्थानें यहाँ भरोसा नहीं बना पाई। और एक जी माहौल वो देख देख करके होता है ना, हम लोग ज्यादातर काम देख के करते हैं। पड़ोसी अगर गाड़ी खरीदता है ना, नहीं भी जरूरत है तो हम गाड़ी खरीद लेते हैं। तो वो हालात है कि पड़ोसी वो फलाना चला गया कोटा तो हम भी चले जाएंगे। तो इन चीजों से हमें अभिभावकों के रूप में दूर होना पड़ेगा।
और अगर हम 207 रैंक मुजफ्फरपुर में दे पाए हैं तो बच्चों को भरोसा करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, और पेरेंट्स को बच्चों को मॉनिटर करना पड़ेगा। इससे दो चीज से, कम से कम अगर आपका बच्चा आईआईटी नहीं जा पाता, मान लेते हैं, तो मानसिक रूप से बीमार नहीं होगा, वो स्वास्थ्य जी से बीमार नहीं होगा, क्योंकि आप उसको रेगुलर मॉनिटर कर रहे हैं। कोई जरूरी नहीं कि हर एक आदमी आईआईटीएन ही बनेगा, हर एक बच्चा आईआईटीएन बनेगा, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं तो फिर मतलब अव्यवस्थित हो जाएगा ना समाज। तो अलग अलग कोड भी है जहां जी जी बच्चे जाएंगे, तो अभिभावकों को बच्चों पर भरोसा करना, और ये चीज एक जी अपनी चाहत बच्चों पे नहीं थोपना चाहिए। ये मेरा अभिभावकों को पहला दिन जब मेरे पास आते हैं तो मैं कहता हूँ, कभी भी बच्चों पे आप अपना चाहत नहीं उस पे थोपिए, बच्चों की चाहत को समझिए वो क्या करना चाहते हैं। और बिहार में हम माहौल देने के लिए तैयार हैं। जी हमारे आप अगर हम कोई जो नहीं कि हमारे यहाँ ही आपको माहौल मिलेगा। जब आप बच्चे नहीं भेजेंगे, तमाम संस्थाएं आएंगी, यहाँ कंपटीशन बनेगा, और यहाँ के लोगों को हर तरह से रोजगार मिलेगा। अगर कोई कोचिंग तो संस्थान यहाँ जी आएगा तो उसके कर्मचारी तो बिहार के होंगे। हॉस्टल में जी बच्चे अगर आएंगे आसपास के जिलों से या फिर मान लीजिए आसपास के राज्यों से, तो वो हॉस्टल का व्यवसाय को यहीं का लोग करेगा। तो हर तरह से हम यहाँ विकसित कर पाएंगे बिहार को। हम अपने सिर्फ अपने आप रॉ मटेरियल को संचय करना शुरू कर दें, 1 साल लगेगा। 1 साल तो टाइम होता ही है बच्चों के पास, और यहाँ जो संस्थानें हैं उसमें भी अच्छे बच्चे जी रिजल्ट देंगे। तो थोड़ा सा अभिभावक अगर स्ट्रांग हो जाए और ये जो दिखावटी चाहत है इससे दूर हो जाए कि मेरा बेटा कोटा में पढ़ रहा है, इन चीजों से दूर होंगे तो बिहार में तमाम वो प्रतिभाएं हैं जो आपके बच्चों का रिजल्ट दे सकती हैं, आपके बच्चों को अच्छे संस्थानों में दाखिला दिला सकती हैं। अब ठीक है, उच्च शिक्षा के लिए तो उनको जाना होगा। अब आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी पटना दोनों को हम अभी कंपेयर करने की स्थिति में नहीं। आईआईटी बॉम्बे आईआईटी दिल्ली तो बच्चा जाएगा, क्योंकि वर्षों से वो संस्थानें चल रही हैं और वहाँ एक्सपीरियंस लोग हैं, तो उस लेवल पे तो बच्चे जाएंगे। बट जी बेसिक्स जो है, पहले हमारा टारगेट है कि +2 के बाद और ग्रेजुएशन से पहले का जो प्लान है उसको रोकें। जी, तो आज के इस चर्चा में भारतेंदु जी ने दोनों विषयों को बहुत बेहतर तरीके से हम बिहारी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। पहला विषय था कि बिहार में कार नहीं खे, तो इन्होंने कहा बिहार में वैसा सब कुछ है जो कोटा में है, बिहार में वो सारी व्यवस्थाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर कुछ है, तमाम संभावनाओं से बिहार का भविष्य भरा है। जरूरत है तो अभिभावकों को, शैक्षणिक संस्थाओं को और छात्रों को, तीनों को तालमेल बिठा करके आगे बढ़ने की। वहीं अगर हमारे चर्चा का दूसरा भाग था बिहार से शैक्षणिक पलायन, तो शैक्षणिक पलायन की बात करते हुए भारतेंदु जी ने बेहद अच्छे तरीके से बताया कि बिहार का भविष्य सुनहरा है और बिहार इस दिशा में आगे बढ़ रहा है और भविष्य में हमें बेहतर संभावनाएं देखने को मिलेगी। लेकिन यही बात वहां पे भी लागू होती है कि अभिभावक, छात्र और शैक्षणिक संस्थान सबको मिलकर आगे आना होगा। आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ करके इतनी अच्छी बातें करने के लिए और लोगों का ध्यान इस विषय पर केंद्रित करने के लिए आपका फिर से एक बार आभार, अभिनंदन। धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो तमाम धन्यवाद। ऐसे चर्चा विवाद, चर्चा विचार विमर्श के लिए हम बिहारी से जुड़े रहें। जय हिंद, जय बिहार।